हुसैन.वी खामोशी में लिखा इश्क। कॉपीराइट 2025 बाय हुसैन.वी, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission. अध्याय 1, वो बारिश वाली दोपहर 3। अध्याय 2, रंगों और शब्दों का संगम 4। अध्याय 3, खामोश वादे 5। अध्याय 4, तूफान से पहले की शांति 6। अध्याय 5, गलतफहमी की दीवार 7। अध्याय 6, यादों का कैनवास 8। अध्याय 7, एक अधूरी कहानी 9। अध्याय 8, जहां शब्द खत्म होते हैं। 1 चैप्टर, एक चैप्टर सेपरेटर, खामोशी में लिखा इश्क। 2 अध्याय 1, वो बारिश वाली दोपहर, चैप्टर सेपरेटर। शिमला की घुमावदार सड़कों पर जब मॉनसून की पहली फुहारें पड़ती हैं, तो हवा में एक अजीब सी ताजगी घुल जाती है। देवदार के पेड़ों से छनकर आती भीनी भीनी खुशबू और पहाड़ों पर पसरा धुंध का समंदर इस शहर को किसी पुरानी कहानी जैसा बना देता है। ऐसी ही एक जुलाई की दोपहर थी। आसमान में काले बादल ऐसे घुमड़ रहे थे मानो आज जी भरकर बरसने का इरादा लेकर आए हों। शहर के सबसे पुराने और शांत कोने में बने किताब घर कैफे के अंदर का माहौल बाहर के मौसम से बिल्कुल जुदा था। यहाँ पुरानी किताबों की महक, कॉफी की खुशबू और धीमी आवाज में बजता संगीत एक सुकून भरा ताना बाना बुन रहे थे। कैफे की बड़ी सी खिड़की के पास वाली मेज पर आरव बैठा था। 27-28 साल का एक नौजवान, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा ठहराव था। उसके सामने एक डायरी और एक कलम रखी थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर सड़क पर थीं। वह एक लेखक था, पर उसके शब्द कागज पर उतरने से पहले उसकी रूह में बसते थे। वह लोगों को नहीं, उनकी अनकही कहानियों को पढ़ता था। उसकी दुनिया शब्दों की थी, जहां हर एहसास, हर खामोशी का एक मतलब होता था। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। बारिश आने से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। ये उस तूफान का पैगाम होती है जो आने वाला है। तभी कैफे का लकड़ी का दरवाजा एक हल्की सी चरमराती आवाज के साथ खुला। हवा का एक सर्द झोंका अंदर आया और उसके साथ ही वह लड़की भी। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे और बालों पर मोतियों की तरह सजी थी। उसने अंदर आकर एक गहरी सांस ली, जैसे इस जगह की रूह को अपने अंदर उतार रही हो। वह सिया थी। उसकी उम्र भी आरव के ही आसपास रही होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी कलाकार की नजरें दुनिया में रंग ढूंढ रही हों। वह एक चित्रकार थी, जिसके लिए दुनिया एक कैनवास थी और भावनाएं रंग। सिया की नजरें कैफे में घूमते हुए उस कोने में जा टिकीं, जहां आरव बैठा था। एक पल, बस एक ही पल के लिए उनकी आंखें मिली। उन आंखों में न कोई सवाल था, न कोई पहचान, बस एक ठहराव था। एक ऐसा एहसास, जैसे दो मुसाफिर एक अनजाने सफर में अचानक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए हों। आरव ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल उस एक पल में ठहर सा गया। सिया भी आगे बढ़ गई और उससे 2 मेज छोड़कर एक दूसरी खिड़की के पास बैठ गई। उसने अपने झोले से एक स्केचबुक और चारकोल पेंसिल निकाली और बाहर के धुंधले नजारे को कागज पर उतारने लगी। आरव दूर से उसे देख रहा था। जिस तरह उसकी उंगलियां पेंसिल पकड़कर कागज पर नाच रही थी, उसमें एक अजीब सा जादू था। वह दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुकून को बना रही थी। आरव ने अपनी डायरी खोली और पिछले लिखे हुए को काटकर एक नया पन्ना शुरू किया। आज बारिश खुद नहीं आई, अपने साथ एक कहानी लेकर आई है।
उसकी आंखों में बारिश की बूंदों से ज्यादा नमी है और उसकी मुस्कान में बादलों के पीछे छिपे सूरज की उम्मीद। वह रंग बनाती है और मैं शब्द लिखता हूँ। शायद हम दोनों एक ही कहानी को अलग अलग जुबानों में लिख रहे हैं। घंटों बीत गए। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। सिया ने अपनी स्केचिंग पूरी की और उठने लगी। जाते जाते उसकी नजर फिर आरव पर पड़ी। इस बार सिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो शुक्रिया कह रही थी उस अनजाने साथ के लिए जो उन्होंने खामोशी में एक दूसरे को दिया था। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। वह दरवाजे से बाहर निकल गई, पर अपनी मौजूदगी की एक गहरी छाप उस कैफे में और आरव के दिल में छोड़ गई। उस दिन के बाद आरव को उस कैफे में सिर्फ कॉफी और किताबों की ही नहीं, बल्कि किसी के आने की भी उम्मीद रहने लगी थी। वह इंतजार जो उसने कभी किया नहीं था, अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाला था। 3 अध्याय 2 रंगों और शब्दों का संगम चैप्टर सेपरेटर। वह मुलाकात एक शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। अब आरव और सिया लगभग रोज उसी किताब घर कैफे में मिलने लगे। उन्होंने कभी एक दूसरे से मिलने का वादा नहीं किया, पर उनके दिल जानते थे कि उन्हें कहाँ होना है। उनकी दोस्ती की भाषा खामोशी थी। वे घंटों एक दूसरे के पास बैठकर अपना अपना काम करते। आरव अपनी डायरी में लिखता और सिया अपनी स्केचबुक में रंग भरती। उनके बीच की खामोशी इतनी सुकून भरी थी कि शब्दों का शोर उन्हें गवारा ही नहीं था। उनकी बातचीत का तरीका भी अनूठा था। कभी आरव अपनी पढ़ी हुई कोई किताब सिया की मेज पर रख देता, जिसके किसी पन्ने पर उसने एक पंक्ति को रेखांकित किया होता। सिया उसके बदले में एक छोटा सा स्केच बनाकर उसकी डायरी के पास छोड़ जाती, जो उस पंक्ति का जवाब होता। एक दिन आरव ने रस्किन बॉन्ड की एक किताब सिया के लिए छोड़ी, जिसमें लिखा था, पहाड़ों की कहानियाँ सुनने के लिए पहाड़ों जितना शांत होना पड़ता है। अगले दिन सिया ने एक स्केच छोड़ा, जिसमें एक अकेला पेड़ तूफान में भी मुस्कुरा रहा था। नीचे लिखा था, और तूफान को समझने के लिए उस पेड़ की तरह जड़ों से जुड़ा रहना पड़ता है। उनकी पहली असली बातचीत भी उतनी ही सहज थी। सिया ने आरव की डायरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप हमेशा लिखते रहते हैं, क्या लिखते हैं? उसकी आवाज में एक झिझक थी, पर आंखों में जिज्ञासा। आरव ने एक पल सोचा और फिर कहा, वो सब कुछ जो मैं कह नहीं पाता। सिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ थी। मैं भी वही करती हूँ। उसने अपनी स्केचबुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस मेरे पास शब्द नहीं, रंग होते हैं। उस दिन के बाद उनकी खामोशी में अल्फाज भी घुलने लगे। आरव उसे अपनी लिखी हुई कहानियाँ सुनाता और सिया उसे अपनी पेंटिंग्स के पीछे छिपे एहसास दिखाती। आरव के शब्दों में जो दर्द और अकेलापन होता, सिया के रंगों में उसी दर्द को सहलाने वाली उम्मीद होती। वे एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा कर रहे थे। आरव ने जाना कि सिया बाहर से जितनी चंचल और जिंदा दिल दिखती थी, अंदर से उतनी ही गहरी और शांत थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे और तब से वह अकेली ही रहती थी। पेंटिंग ही उसका सहारा थी, उसका जरिया थी खुद को जिंदा रखने का। एक शाम वे कैफे से निकलकर पास की पहाड़ी पर टहलने चले गए। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। सिया उस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। जानते हो आरव, उसने धीरे से कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि शब्द एहसासों का वजन नहीं उठा पाते। जैसे अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ, उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह इतना खूबसूरत है कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद इसीलिए भगवान ने कलाकारों को बनाया है। जो बातें जुबान नहीं कह सकती, वो तुम्हारी पेंटिंग कह देगी।
और जो दर्द तुम्हारी पेंटिंग में भी छिप जाएगा, शायद मेरी कहानी उसे बाहर ले आएगी। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक गहरी समझ थी, एक अपनापन था। उसे लगा जैसे वह आरव को सालों से जानती है। वे दोनों उस शाम देर तक वहीं बैठे रहे, एक दूसरे की खामोशी को सुनते हुए। उन्हें पता नहीं था कि उनका रिश्ता क्या है, पर वे जानते थे कि यह दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा और पवित्र है। यह रंगों और शब्दों का एक ऐसा संगम था, जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। वे एक दूसरे की अधूरी दुनिया में एक पूरा आसमान बन रहे थे। 4 अध्याय 3 खामोश वादे चैप्टर सेपरेटर वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। आरव और सिया का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अब उनका मिलना सिर्फ कैफे तक ही सीमित नहीं था। वे साथ में पहाड़ों पर घूमते, नदी किनारे घंटों बैठे रहते और एक दूसरे की दुनिया में खो जाते। आरव ने महसूस किया कि सिया के आने के बाद से उसकी कहानियों में उदासी की जगह उम्मीद ने ले ली थी। उसके किरदार अब हार नहीं मानते थे, वे लड़ते थे, ठीक सिया की तरह। वहीं सिया के रंगों में अब सिर्फ ठहराव नहीं, बल्कि एक खुशी की चमक भी थी। उसकी पेंटिंग्स में अब सूरज उगने लगा था। एक दिन वे एक झील के किनारे बैठे थे। पानी बिल्कुल शांत था और उसमें आसमान का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने अपनी एक अधूरी कविता सिया को सुनाई, जिसका अंत अकेलापन था। कविता सुनकर सिया कुछ देर चुप रही। फिर उसने झील की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, पानी कितना अकेला है और आसमान भी कितना अकेला है। पर जब वे एक साथ होते हैं, तो एक पूरी कायनात बना देते हैं। अकेलेपन का भी अपना सौंदर्य है आरव, पर जब दो अकेलेपन मिल जाते हैं, तो वो ताकत बन जाती है। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। सिया की बातें हमेशा सरल होती थीं, पर उनका मतलब बहुत गहरा होता था। उसने सिया का हाथ हौले से अपने हाथ में ले लिया। यह पहली बार था जब उसने सिया को इस तरह छुआ था। सिया ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे को पकड़ ले। उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, बस एक विश्वास था, एक वादा था, एक खामोश वादा कि वे हमेशा एक दूसरे की दुनिया को इसी तरह पूरा करते रहेंगे, एक दूसरे के अकेलेपन को अपनी मौजूदगी से भरते रहेंगे। उन्हें अब एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आरव सिया की आंखों में देखकर समझ जाता कि वह क्या महसूस कर रही है, और सिया आरव की खामोशी में छिपे तूफानों को पढ़ लेती थी। उनका इश्क शोर और दिखावे से दूर दो दिलों की खामोशी में लिखा जा रहा था। एक शाम जब वे अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, आरव ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ लिखकर सिया को दिया। उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी एक अधूरी किताब की तरह थी, जिसके पन्ने खाली थे। हर कहानी शुरू होती, पर अंत तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती। तुम आई और अपने रंगों से उस किताब को पूरा कर दिया। अब हर पन्ने पर सिर्फ तुम्हारा नाम है और हर कहानी का अंत तुम हो। सिया की आंखें भर आईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्केचबुक खोली और उसमें आरव का एक पोर्ट्रेट बनाया। उसने उसकी आंखों में वही गहराई भरने की कोशिश की जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। तस्वीर के नीचे उसने लिखा, और मेरी दुनिया एक बेरंग कैनवास थी, जिसे तुम्हारे शब्दों ने अर्थ दिया। तुम वो कहानी हो जिसे मैं हर रोज जीना चाहती हूँ। यह उनका प्यार का इजहार था। बिना मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहे, उन्होंने एक दूसरे से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कह दिया था। उन्होंने एक भविष्य का सपना देखा था, शिमला की पहाड़ियों में एक छोटा सा लकड़ी का घर, जिसकी एक दीवार पर सिया की पेंटिंग्स हो और दूसरी पर आरव की किताबों की अलमारी, जहां सुबह की चाय के साथ आरव की कहानियां हों।
और शाम के सुकून में सिया के रंग। यह एक ऐसा इश्क था जो दुनिया के शोर से बहुत दूर सिर्फ दो दिलों की धड़कनों में बसता था। 5 अध्याय 4 तूफान से पहले की शांति चैप्टर सेपरेटर। उनके प्यार का वो दौर किसी खूबसूरत सपने जैसा था। हर दिन एक नई याद लेकर आता और हर रात अगली सुबह के इंतजार में गुजर जाती। आरव की लिखने की प्रेरणा अब सिया की मुस्कान थी और सिया के ब्रश को अब आरव के साथ की आदत हो गई थी। वे एक दूसरे की ताकत और सुकून बन चुके थे। ऐसा लगता था मानो कायनात की सारी खुशियाँ उनकी छोटी सी दुनिया में सिमट आई हों। उनकी इस खुशियों भरी दुनिया में किसी आने वाले तूफान का कोई संकेत नहीं था। वे अपनी बनाई छोटी सी दुनिया में इतने मशगूल थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की परवाह ही नहीं थी। एक दिन आरव कैफे में सिया का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर घर से एक कॉल आई। फोन पर बात करते करते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी। उसने बस इतना कहा, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं। जब सिया आई तो उसने आरव के चेहरे पर वो बेचैनी पढ़ ली। क्या हुआ आरव? सब ठीक तो है? आरव ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस घर पर थोड़ी परेशानी है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना होगा। उसने पूरी बात सिया को नहीं बताई क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सच्चाई यह थी कि उसके परिवार का व्यापार भारी कर्ज में डूब चुका था और इस सदमे से उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। घर का इकलौता बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसकी आवाज में एक भरोसा था जो आरव को ताकत दे रहा था। उस रात वे दोनों बहुत देर तक साथ रहे, पर उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। यह वो सुकून वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि आने वाले कल की चिंता से भरी खामोशी थी। आरव के मन में घर की चिंता थी और सिया के मन में उसे खोने का एक अनजाना सा डर। आरव जानता था कि यह जाना सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं है। उसे शायद अपनी लेखनी, अपने सपने और शायद सिया को भी छोड़ना पड़ेगा। पर वह यह बात सिया से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह कैसे कहता कि जिस कहानी को उसने अभी लिखना शुरू किया है शायद उसे अधूरा ही छोड़ना पड़े। जाते हुए उसने सिया को गले लगाया और कहा, अपना ध्यान रखना। उसकी आवाज में एक भारीपन था जिसे सिया ने महसूस तो किया पर समझ नहीं पाई। आरव के जाने के बाद कैफे की वो मेज सूनी हो गई। सिया रोज वहाँ आती इस उम्मीद में कि आरव आज वापस आ जाएगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आरव का कोई फोन, कोई खत नहीं आया। सिया का दिल हर दिन टूटता था, पर उसकी उम्मीद जिंदा थी। वह अब भी अपनी पेंटिंग्स में आरव को जिंदा रखे हुए थी, इस यकीन के साथ कि उसका इश्क इतना कमजोर नहीं हो सकता। उसे नहीं पता था कि आरव दिल्ली में किन हालात से गुजर रहा है और आरव को नहीं पता था कि शिमला में कोई हर पल उसका इंतजार कर रहा है। यह तूफान से पहले की वो शांति थी जो अब एक अंतहीन इंतजार में बदल चुकी थी। 6 अध्याय 5 गलतफहमी की दीवार चैप्टर सेपरेटर। आरव जब दिल्ली पहुंचा तो हालात उसकी सोच से भी ज्यादा खराब थे। अस्पताल में भर्ती पिता, घर पर माँ की टूटती हिम्मत और सर पर लेनदारों का बढ़ता दबाव। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। अपने सपनों की दुनिया, शिमला की वो शांत वादियाँ और सिया का चेहरा, सब कुछ एक धुंधले ख्वाब जैसा लगने लगा। उसने लिखने की कोशिश की, पर उसके शब्द अब दर्द के सिवा कुछ और बयान नहीं कर पा रहे थे। उसने सिया को फोन करने की कई बार कोशिश की,
पर वह उसे अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहता था। वह उसे क्या बताता कि जिस लेखक से उसने प्यार किया था वह अब एक हारा हुआ इंसान है। हर रात वह यही सोचकर फोन रख देता कि कल बात करेगा जब हालात थोड़े बेहतर होंगे, पर वो कल कभी नहीं आया। एक रात वह फोन पर अपने एक दूर के रिश्तेदार से बात कर रहा था जो उनके व्यापार में मदद करने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी कि आरव उनकी बेटी से शादी कर ले ताकि यह व्यापारिक समझौता एक पारिवारिक रिश्ते में बदल जाए। आरव इस प्रस्ताव से सन्न रह गया था। उसने गुस्से में कहा, यह कोई सौदा नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, मैं यह शादी नहीं कर सकता। उसी वक्त शिमला में सिया का सब्र जवाब दे रहा था। महीनों बीत चुके थे और आरव की कोई खबर नहीं थी। एक दिन उसने हिम्मत करके आरव के दिल्ली वाले घर पर फोन मिलाया। फोन आरव की माँ ने उठाया। सिया ने अपना नाम बताए बिना बस आरव के बारे में पूछा। उसकी माँ, जो पहले से ही परेशान थी, उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया, आरव बहुत व्यस्त है, वह इन दिनों किसी से बात नहीं कर सकता। उसकी शादी की बात चल रही है, हमें इन सब छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत करो। सिया के लिए ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। शादी की बात चल रही है, यह वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर उसके पैरों तले कुचल दिया हो। उसे लगा कि आरव का प्यार, उसके वादे, सब कुछ एक धोखा था। शायद वह शुरू से ही जानता था कि उसे किसी और से शादी करनी है। उसका दर्द गुस्से में बदल गया। उसने आरव के दिए हुए सारे खत, सारी यादें एक बक्से में बंद कर दी। कुछ हफ्तों बाद आरव को एक आखिरी उम्मीद दिखी। उसके एक पुराने दोस्त ने बिना किसी शर्त के उसकी मदद करने का फैसला किया। आरव को लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसने सबसे पहले सिया को फोन किया। फोन की घंटी बजती रही, पर किसी ने नहीं उठाया। उसने कई बार कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। आखिरकार उसने शिमला जाने का फैसला किया। वह सिया को सब कुछ बताना चाहता था, उसे अपने साथ वापस लाना चाहता था। जब वह शिमला पहुंचा और कैफे गया, तो वह खाली था। उसने सिया के घर का पता लगाया और वहां पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि सिया कुछ हफ्ते पहले ही शहर छोड़कर जा चुकी है। कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। आरव वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया। वह समझ गया कि उसने बहुत देर कर दी। उसकी एक खामोशी ने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे शायद वह अब कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसे सिया का गुस्सा जायज लगा। उसने सोचा, शायद सिया ने सही किया। वह एक ऐसे इंसान का इंतजार क्यों करती जो अपने वादे पूरे नहीं कर सका। उस दिन आरव हमेशा के लिए शिमला छोड़कर चला गया, अपने दिल में एक अधूरी कहानी और एक नाखत्म होने वाला पछतावा लिए। और सिया एक टूटे हुए दिल के साथ एक नए शहर में अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही थी, इस यकीन के साथ कि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत झूठ होता है। 7 अध्याय 6 यादों का कैनवास चैप्टर सेपरेटर। 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आरव ने अपनी लेखनी और अपने सपनों को एक संदूक में बंद कर दिया था। उसने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के व्यापार को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा दिया। अब वह दिल्ली के सफल व्यवसायियों में गिना जाता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, सम्मान, बस वो सुकून नहीं था जो उसे शिमला की उस छोटी सी कैफे में सिया के साथ मिलता था। उसकी आंखें आज भी उसी खामोशी को ढूंढती थी। उसने आज भी सिया के दिए हुए वो छोटे छोटे स्केच अपनी डायरी में संभाल कर रखे थे।
जब भी दुनिया की भीड़ में वह बहुत अकेला महसूस करता तो उन स्केचों को देखकर उस खामोश इश्क को याद कर लेता। उसने कभी शादी नहीं की। उसका दिल आज भी उसी पहाड़ी कस्बे में अटका हुआ था जहां उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। दूसरी तरफ सिया मुंबई की भीड़ में अपनी पहचान बना चुकी थी। वह एक जानी मानी कलाकार बन चुकी थी। उसका दर्द, उसकी तन्हाई उसके रंगों में उतर आई थी। उसकी पेंटिंग्स में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी उदासी थी जो देखने वाले की रूह में उतर जाती। उसकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग सीरीज का नाम था खामोशी में लिखे खत। इस सीरीज की हर पेंटिंग में एक कहानी थी। किसी में एक खाली कुर्सी थी, किसी में बारिश में इंतजार करती एक लड़की, तो किसी में एक अधूरी किताब। लेकिन हर पेंटिंग में एक चीज समान थी, एक धुंधला सा चेहरा या एक परछाई। एक ऐसे आदमी की परछाई जिसकी आंखें बहुत गहरी थी और जो हमेशा एक डायरी लिए बैठा रहता था। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कलाकार की कल्पना थी, पर सिर्फ सिया जानती थी कि वह हर पेंटिंग में आरव को जी रही थी। उसने अपनी नफरत और दर्द को अपने हुनर में बदल दिया था। उसका कैनवास उसकी यादों का घर बन गया था, जहां आरव आज भी जिंदा था। वह शिमला छोड़ चुकी थी, क्योंकि वहां की हर गली, हर कोना उसे आरव की याद दिलाता था। पर वह जहां भी गई, आरव की यादें उसके साथ गईं। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि आरव ने उसे धोखा दिया, पर उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह अक्सर सोचती, क्या होता अगर उस दिन उसने आरव की माँ की बात पर यकीन न किया होता? क्या होता अगर उसने आरव का इंतजार किया होता? पर अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, पर दोनों की दुनिया अधूरी थी। वे मीलों दूर थे, पर एक दूसरे की यादों में कैद थे। आरव की बंद डायरी और सिया का बोलता हुआ कैनवास उनकी अधूरी प्रेम कहानी के अकेले गवाह थे, जो आज भी अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। 8 अध्याय 7 एक अधूरी कहानी चैप्टर सेपरेटर। एक दिन आरव व्यापार के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। काम खत्म होने के बाद वह यूं ही टहलते हुए एक आर्ट गैलरी में चला गया। उसे कला में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर शायद वह अपनी जिंदगी की बेरंग सच्चाई से कुछ पल के लिए दूर भागना चाहता था। गैलरी में घुसते ही उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी और वह वहीं जम गया। यह एक बड़ी सी पेंटिंग थी, जिसमें एक पहाड़ी कैफे का कोना बना हुआ था। खिड़की से बारिश की बूंदें दिख रही थी और मेज पर एक डायरी और एक कप कॉफी रखी थी। यह वही कैफे था, वही मेज थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह आगे बढ़ा और पेंटिंग के नीचे कलाकार का नाम पढ़ा, सिया। आरव को यकीन नहीं हुआ। वह गैलरी में घूमता गया और एक एक करके खामोशी में लिखे खत सीरीज की सारी पेंटिंग्स देखने लगा। हर पेंटिंग उसे अपनी कहानी सुना रही थी। उसे उन पेंटिंग्स में सिया का दर्द, उसका इंतजार, उसका अधूरा प्यार साफ नजर आ रहा था। और फिर उसने उस परछाई को देखा, वो गहरी आंखों वाला चेहरा जो हर पेंटिंग में मौजूद था। वह समझ गया, यह वो नहीं बल्कि उसका अक्स था। सिया उससे नफरत नहीं करती थी, वह आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वह उस दिन की गलतफहमी की दीवार के पीछे की सच्चाई को देख पा रहा था। उसी वक्त दिल्ली में आरव की माँ अपने पुराने संदूक की सफाई कर रही थी। उन्हें एक किताब मिली जिसे दीमक लग रही थी। यह आरव की लिखी हुई एक हस्तलिखित किताब थी, जिसका नाम था वो पहाड़ी कैफे। उन्होंने उसे यूं ही पढ़ना शुरू किया और पढ़ती चली गई। किताब में आरव और सिया की पूरी कहानी थी, उसका दर्द, उसकी मजबूरी और सिया के लिए उसका बेइंतहा प्यार। आखिरी पन्ने पर लिखा था, काश
मैं उसे बता पाता कि मेरी खामोशी मेरी बेवफाई नहीं, मेरी मजबूरी थी। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि सालों पहले एक लड़की का फोन आया था और उन्होंने उसे क्या कहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस किताब को उठाया और एक प्रकाशक के पास ले गईं, जो उनके परिवार के मित्र थे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि इस अधूरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया जाए। कुछ महीनों बाद वो पहाड़ी कैफे नाम की किताब बाजार में आई। लेखक का नाम नहीं था, बस एक अधूरा आशिक लिखा था। किताब ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना ली। यह उन सभी लोगों की कहानी बन गई जिनका प्यार खामोशी और गलतफहमियों की भेंट चढ़ गया था। एक दिन सिया की एक दोस्त ने उसे यह किताब तोहफे में दी। यह पढ़ना, तुम्हारे आर्ट की तरह इसमें भी बहुत दर्द और खामोशी है। सिया ने बेमन से किताब ले ली। रात को जब उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ कांपने लगे। यह उसकी और आरव की कहानी थी। वही कैफे, वही बारिश, वही खामोश मुलाकातें, वही अधूरे वादे। हर शब्द आरव की आवाज में उसके कानों में गूंज रहा था। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। आरव ने उसे धोखा नहीं दिया था। उनका इश्क झूठा नहीं था, बस उनके हालात और उनकी खामोशी ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। अब दोनों को अधूरा सच पता चल चुका था और अपने हिस्से की पूरी सच्चाई जानने की एक तड़प दोनों के दिलों में जाग उठी थी। 9 अध्याय 8, जहां शब्द खत्म होते हैं। चैप्टर सेपरेटर। आरव ने गैलरी के मैनेजर से सिया का पता लिया। उसे पता चला कि सिया अब मुंबई में ही रहती है और उसका अपना एक स्टूडियो है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 5 साल बाद वह उससे मिलने जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या सिया उसे देखकर नाराज होगी? क्या वह उससे बात करेगी? क्या अब कुछ भी ठीक हो सकता है? इन सब सवालों के बावजूद उसने अपनी गाड़ी सिया के स्टूडियो की तरफ मोड़ दी। स्टूडियो एक शांत गली में था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरव ने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। सामने का नजारा देखकर वह वहीं ठहर गया। कमरे में चारों तरफ कैनवास रखे थे और बीच में एक कुर्सी पर सिया बैठी थी। उसके हाथ में वही किताब थी, वो पहाड़ी कैफे। उसकी आंखें सूजी हुई थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। सिया ने किसी के आने की आहट महसूस की और अपनी नजरें उठाईं। सामने आरव खड़ा था। वही चेहरा, वही गहरी आंखें, बस वक्त ने उन पर थोड़ी थकान लिख दी थी। 5 साल, 5 सालों का दर्द, अकेलापन, गलतफहमियां और अनकहा इश्क, सब कुछ उस एक पल में उनकी आंखों के सामने तैर गया। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी खामोशी आज भी उनकी सबसे बड़ी जुबान थी। आरव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। मैं डर गया था। सिया ने रोते हुए अपना सिरनामे हिलाया। नहीं आरव, गलती मेरी थी। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हारी खामोशी को नहीं समझा। मैंने बस तुम्हारी माँ की बात सुन ली। और आरव ने हौले से सिया के हाथ से किताब ली और उसे बंद किया। फिर उसने सिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरी खामोशी तुम्हारे रंगों में आज भी जिंदा है, उसने सिया की पेंटिंग्स की तरफ देखते हुए कहा। सिया ने सिसकियों के बीच जवाब दिया, और मेरे रंग तुम्हारी कहानी के बिना हमेशा अधूरे थे। उस पल सारे गिले शिकवे, सारी दूरियां आंसुओं में बह गईं।
उन्हें एक दूसरे को कुछ और समझाने की जरूरत नहीं थी। उनकी आत्माओं ने बात कर ली थी। आरव ने उसे बताया कि उसने कभी शादी नहीं की और न ही कभी किसी और के बारे में सोचा। सिया ने बताया कि वह भी हमेशा अकेली ही रही। यह एक फिल्मी अंत नहीं था जहां सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। यह एक नई शुरुआत थी। खोए हुए 5 सालों का दर्द अभी भी था, पर अब उस दर्द को बांटने के लिए वे दोनों साथ थे। उनका इश्क वक्त और हालात की हर परीक्षा को पार कर चुका था। आरव ने फिर से अपनी डायरी उठा ली थी और सिया के कैनवास पर अब फिर से सूरज उगने लगा था। वे वापस शिमला तो नहीं गए, पर उन्होंने मुंबई की भीड़ में अपना एक छोटा सा किताब घर कैफे बना लिया था, जहां एक लेखक और एक चित्रकार अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर रहे थे। संदेश: सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह वक्त दूरियों और गलतफहमियों से परे होता है। भले ही परिस्थितियां हमें अलग कर दें, पर दिल में लिखा इश्क अपनी जगह हमेशा ढूंढ लेता है, क्योंकि कुछ कहानियां जुबान से नहीं बल्कि रूह की खामोशी से लिखी जाती है। और जब ऐसी खामोशी को आवाज मिलती है तो वह कायनात का सबसे खूबसूरत संगीत बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबें और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर लाइफ गाइड बी हुसैन पर फॉलो करना न भूलें। आपका सपोर्ट मुझे और खूबसूरत कहानियाँ लाने की ताकत देता है।